Hello class 9, welcome back to the another lecture of class 10th. Today we are starting the history का पहला chapter, the rise of nationalism in Europe. That means वगैरह जाएंगे नहीं है। मतलब कि नेशनल मतलब देशभक्ति की भावना किसमें उत्पन्न हुई? यूरोप में। राइज मतलब उत्पन्न होना, ठीक है। देशभक्ति की भावना यूरोप में कैसे उत्पन्न हुई ये सब हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को कहानी के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलो गिलारा गिलारा स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है ये होती है पिक्चर के थ्रू। एक पिक्चर के थ्रू हमारी क्या होती है, ये स्टार्ट होती है कहानी। चलो इस पहले पिक्चर की कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। ये पिक्चर बनी थी 1848 में। किसने बनाई थी फ्रेडरिक सोरियन। ये कुछ फ्रांस आर्टिस्ट थे। ये कौन थे? आप लिख देता हूँ। इट इज़ अ फ्रेंच इस तरह से देते हैं। फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है। एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या सपना देखा था वो यहाँ पर लिख दिया है मैंने। द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का, ठीक है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का जो कि था, इन्होंने सपना देखा था पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे नेशंस के लिए, ठीक है। अब रिपब्लिक क्या होता है? एनीवन सेड व्हाट इज द रिपब्लिक? डेमोक्रेसी तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। चलो रिपब्लिक समझाते हैं तुम्हें हम। जो भाई रिपब्लिक है, रिपब्लिक मीन्स a form of government that you have voted for us। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके लिए हम क्या करते हैं, वोट करते हैं, उसको जो बोलते हैं, उस कंट्री को रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक है। इतना कंक्लूजन सबका दूर है। कुछ अच्छा सा कलर ले क्या जो आपको दिख जाए। दिस नहीं, दिस रेड थोड़ा सही लग रहा है ना। डोंट बी सेकिंग, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पिक्चर थी किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, ये सब समझ में आ गया। क्योंकि उसको उन्होंने क्या देखा था, वर्ल्ड वाइड रिपब्लिक ड्रीम का सपना देखा था, तब ये इमेज बनाई थी। अब आते हैं इस इमेज की खूबसूरती के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर? खूबसूरती के ऊपर। इसमें हमें दिख क्या रहा है? सबसे ऊपर क्या दिख रहे हैं? सबसे ऊपर दिख रहे हैं हमें गॉड, जो क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ब्लेस किसे कर रहे हैं? ब्लेस कर रहे हैं स्काई में सभी पीपल्स को। अब रुको जरा, ठीक है, देखो ये क्या कर रहे हैं, ब्लेस ऑल पीपल। स्काई में हमें जो गॉड दिख रहे हैं वो ब्लेस कर रहे हैं सारे पीपल्स को, ठीक है। तो ये दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे दिखाया गया है लॉन्ग मार्च ऑफ पीपल।
प्यूपल मतलब कि एक लंबी लाइन को लंबा झुंड ऑफ प्यूपल्स, ठीक है। ये दिख रहा है। आते हैं नीचे, क्या दिख रहा है हमें? नीचे हमें दिख रहा है रिमेन्स ऑफ ऑटोक्रेसी। मतलब कि ऑटोक्रेसी के नीचे रिमेन्स दिख रहे हैं कि हाँ भाई यहाँ पे पहले राजा राजा के तादाद पड़े हुए हैं। देखो हमें क्या दिख रहा है कि देखो ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है ना। आई थिंक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वैसे सबको। देखो जो देश इसके पार चले गए हैं, दिस टाइप ऑफ जिसको छू के जा रहे हैं, वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट हो गए, वो रिपब्लिक हो गए हैं, ठीक है। वो ऑटोक्रेसी से आज़ाद हो गए, मतलब कि उन्होंने ऑटोक्रेसी को ज़मीन पे ला के पटक दिया है। ज़मीन पे दिख रहा है ना, ताज पड़े हुए हैं पुराने ज़माने के राजा राजाओं के हैं। और ऊपर जो जा चुके हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आगे, गॉड क्या कर रहा है, उन्हें ब्लेस कर रहा है, ठीक है। उन्हें ब्लेस कर रहा है यूरोप की कंट्रीज़ को, ठीक है। ये समझ में आ गया था, है ना। इतना समझ में आ गया। ऑटोक्रेसी क्या होती है, क्वेश्चन बता दो जब मैं क्वेश्चन भी साथ ही साथ लिखते चलूँ कि मैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। बचपन से मतलब भी नहीं पढ़ते हुए आ रहे हम, 9th क्लास में अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो ऑटो क्रेसी है। मैं इधर ही चलो वापस, इधर आ जाओ। अरे वाइट कलर में बहुत अच्छा लगेगा देश। तो ये ऑटोक्रेसी क्या होती है, ऑटोक्रेसी होती है वन पीपल रूल। एक जने का राज, ऑटोक्रेसी क्या होती है, एक जने का राज, मतलब कि एक राजा का राज समझ लो, है ना। उस टाइप में जो बोलते हैं ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, पिक्चर समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आइडिया है हमारा, मतलब फ्रांस में ये आइडिया आया, मतलब ये आइडिया आया कहाँ से? चलो तो ये आइडिया आया कहाँ से, मतलब कि रेवोल्यूशन लाने का आइडिया आया कहाँ से कि हमें भी अपना जगह चाहिए, अपनी ये चाहिए वो चाहिए फलाना ढिमकाना। ये नेशनलिज्म का आइडिया फैला कहाँ से? तो पहला टॉपिक है हमारा यही है। टॉपिक की हेडिंग डालो, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये आइडिया ऑफ नेशन कब आया हमारे? आया 1789 में। किस में आया भाई? 1789 में। जल्दी जल्दी तालियां बजा लो, इनके लिए मत बजाओ, रहने दो, सिलेबस बढ़ा दिया इन्होंने। और वैसे हम विदेश की हिस्ट्री की पढ़ क्यों रहे हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। चलो छोड़ो, ठीक है। तो हमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, हमने अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था। अब उसके बाद करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करा गया उन कॉमन सिटीजन्स द्वारा, उन्होंने पावर जो है ना ट्रांसफ़र कर ली मोनार्ची से टू कॉमन सिटीजन्स अपने पास। मतलब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने ऐसा चेंज लाया फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण क्या कहते हैं, मोनार्ची से कॉमन सिटीजन्स के पास पावर आ गई। पर ऐसा हुआ नहीं था। मेनली हमने जो पढ़ के आए हैं 9th में हैं, वो क्या था, हम पहले क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे मोनार्ची। मोनार्ची से बनी एब्सोल्यूट मोनार्ची। उसके बाद बनी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची। ठीक है, ऐसे हुआ था हमारा कुछ गेम। मोनार्ची से एब्सोल्यूट मोनार्ची, मोनार्ची में हल्का सा बदलाव आया, उन्होंने हल्के पे लोगों की बातें मानना स्टार्ट कर दिया, पर लोगों को उनसे फ़र्क नहीं पड़ा। लोगों ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था बाद में, ठीक है। पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या, उन्होंने अमीर लोगों को ज़्यादा अहमियत दी थी। तो फिर से क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ, जिस वजह से फ्रांस का राजा का मर गया और क्या आया, कॉमन सिटीजन्स के पास चली गई पावर, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग, उन्होंने एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया फ्रांस का, ठीक है। इस वजह से उनके अंदर आइडिया ऑफ नेशन आया। उन्होंने फ्रांस की लैंग्वेज डिक्लाइन कर दी, नेशनल लैंग्वेज बना दिया फ्रांस को,
ठीक है, जिससे कि उनके अंदर क्या है, यूनिटी आए, नेशनलिज्म आए उनके अंदर। ठीक है, उन्होंने नया एंथम बना दिया अपने फ्रांस का। ठीक है, स्टेट जनरल को उन्होंने क्या कर दिया, नेशनल असेंबली। तो मेनली उन्होंने 1789 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना के तो बनी थी, अपने पास पावर ले ली, नेशनल असेंबली कर दी। तो उससे पहले क्या थी, उससे पहले थी स्टेट जनरल। स्टेट जनरल थी। ठीक है, होते 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 समझ में आ गया इतना। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमें समझ में आ गया हमने उन्होंने आइडिया ऑफ नेशन कैसे फैलाया, ये समझ में आ गया। अब आते हैं, उससे पहले हम समझते हैं, देखो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या किया, ये उसका आधा है। ठीक है ना। जो 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 फ्रांस जब आज़ाद हुआ तो उन्होंने क्या क्या हुआ ये सब लिखा। ठीक है, उससे पहले उसके बाद ये सब हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो पढ़ाता हूँ आपको। ला पाताराई, स्पेलिंग याद कर लूँ, मुझे भी स्पेलिंग याद करी मैंने भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो हमारा फ्रांस है, जो हमारा फ्रांस है वो क्या है, वो फादरलैंड है। हमने जैसे कि कहा कि धरती माता है, तब कोई अपनी माता की बेइज्जती थोड़ी करेगा, माता को ख़राब थोड़ी करेगा अपनी, है। तो उन्होंने क्या कहा, ये हमारे पिता हैं भाई, पिता। ठीक है, अब आते हैं ला साइटोजेन। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जो ये फ्रांस है, ये पीपल मतलब कि अपने सिटीजन्स का है। फ्रांस किसका है, फ्रांस है इट्स सिटीजन्स, फ्रांस अपने सिटीजन्स का है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा ओहो गलत लग गया, नोट डाउन करते हुए चलो। उन्होंने क्या क्या मतलब कि कैसे उन्होंने क्या करा, हाउ डिड फ्रांस रेवोल्यूशनरी स्प्रेड नेशनलिज्म। ओके, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इक्वल राइट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अमीर लोगों को ज़्यादा भाव दिया गया था, हमने जैसे पढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ख़त्म की बात है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, न्यू ट्राई कलर फ्लैग लाइए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। इन्होंने अपने एक एंथम बनाने शुरू करे, अपने गाने बनाने शुरू करे, वगैरह वगैरह। इन्होंने स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली घोषित करा। इसके कारण क्या हुआ कि नेशनलिज्म फैला, कॉमन लैंग्वेज रखी और स्टैंडर्ड वेट एंड मेज़र का सिस्टम रखा। इन्होंने ये सिस्टम रखा कि भाई एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दी। कहाँ पता चला कि फ्रांस के पेरिस में जा रहे हैं तो ये है, फ्रांस के उधर जा रहे हैं तो ये है, मतलब कि इन्होंने क्या करा, एक फिक्स स्टैंडर्ड और मेजर बना दिया लोगों को नापने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कि भैया हुआ क्या, हुआ ये कि भैया अचानक से आगे एक महान योद्धा जिसका नाम था बोनापार्टे, नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, जो कब आए थे, जो कि आए थे 1799 में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतना कंफर्म हो गया है। लिखूँ क्या, मैं लिख देता हूँ, उसमें क्या है, नेपोलियन बोनापार्टे। ओके, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें करी, पर कुछ बुरी चीज़ें करने की वजह से जनता ने इनको अच्छा नहीं लगा, जनता को अच्छा नहीं लगा इनको आना। वो कुछ बुरी चीज़ें क्या थी वो तो हम समझ लेंगे। क्या थे 1799 में। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ आए थे, फ्रांस में आए थे। ठीक है, ये कैसे आए थे ना, फार्मर्स के मिलिट्री लीडर बन के आए थे, है ना। फिर ये आए तो उन्होंने क्या करा,
इन्होंने मेनली वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉयड, इन्होंने करा डिस्ट्रॉयड, क्या करा जाए, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहाँ से, इन फ्रांस। फ्रांस से इन्होंने डेमोक्रेसी क्या कर दी, रिमूव कर दी, मोनार्ची ला दी वापस। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेड सिविल, सॉरी स्पेलिंग समझ नहीं आ रही है तो मैंने लिखी यार, हाथों से लिखा नहीं जाता इसे, सिविल, सिविल ठीक है सही लिख रहा है, सिविल कोड ऑफ, रुको जूम कर लेता हूँ क्या होता अच्छे से लिख जाए, 1804। इन्होंने एक सिविल कोड बनाया जो कि क्या था, 1804। होते 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 सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं, समझ लेते हैं इन्होंने क्या क्या सिविल कोड के अंदर चेंजेस करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इन्होंने करा, इन्होंने क्या करा, मतलब कि इक्वालिटी, ठीक है, इन्होंने क्या करा, स्टेबल करी, इनस्टेबल करी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। इन्होंने उसमें क्या करा, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी इन्होंने हक दिया लोगों को, इक्वालिटी में राइट टू प्रॉपर्टी लोगों को क्या दिया, हक दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम, एक सिस्टम होता था पहले, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, फ्यूडल सब्सटेंस या फिर बोलो एबॉलिस्ड फेडरलिज्म बोलते थे। उन्होंने वो क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया सिस्टम, ठीक है। होते होते स्टैंडर्ड बेस, वो क्या कहते हैं, उसको बेसिक, मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर दिया वहाँ पर, ठीक है। इन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड वेट कर दिया, मेजर कर दिया, मतलब कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने कहा कि ये लॉ मैं हर जगह लगाऊंगा। आज मैंने ये फ्रांस पे कब्जा करा है, कल मैं अगर जर्मनी पे कब्जा करूँगा तो मतलब कि आने जाने में कोई ख़तरा ना हो, मतलब कि सब में एक जैसे नोट हो, है ना, सब में एक जैसी करेंसी हो, कॉमन करेंसी हो, है ना। इन्होंने ये सब सोच रखा था अपने लिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, मतलब कि कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो, अच्छे से लोग जा सकें, अच्छे से लोग आ सकें, है ना। ठीक है, इन्होंने लेस नंबर ऑफ़ करेंसी कर दी कॉमन करेंसी रखने के लिए, ठीक है। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, या फिर उन्होंने, है ना, इन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन स्किल्स इंप्रूव कर दी। पर ये लोगों को पसंद क्यों नहीं आए, इन्होंने कुछ कोड, अपने कोड के अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी कर रखी थी, इन्होंने अपने कोड के अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी कर रखी थी। जो क्या था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम की लैक, मतलब कि पॉलिटिक फ्रीडम नहीं थी किसी भी फ्रांस वासियों को, ठीक है। इंक्रीजिंग टैक्स, इन्होंने नए नए टैक्स लाना स्टार्ट कर दिया, इनकम टैक्स वगैरह, और टैक्स को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इन्होंने फोर्स करना स्टार्ट कर दिया लोगों को आर्मीज़ में आने के लिए, फ्रांस की आर्मी में आने के लिए, ठीक है। ओके तो समझ में आ गया। इनकी ये सब चीज़ें याद रखिए कि इन्होंने क्या क्या कोर्ट के अंदर करा, और क्या क्या इन्होंने क्या करा, इनको कौन सी चीज़ें थी पसंद नहीं आई लोगों को। तो अभी तक क्या करा हमने पढ़ा कि भाई कैसे कैसे फ्रांस के अंदर क्रांति आई, उन्होंने क्या क्या करा। उसके बाद नेपोलियन आ गया, नेपोलियन ने क्या क्या करा, नेपोलियन ने अपना एक कोड लगाया, कोड के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हमने उनकी ड्रॉबैक पढ़ा कि नेपोलियन का क्या ड्रॉबैक था, लोगों को नेपोलियन पसंद क्यों नहीं आ रहा था, ये भी हमने पढ़ लिया। बात है एरिस्टोक्रेसी एंड हस्बैंड एम्पायर पे आना चाहिए था ना अभी, तो हमें रुको ज़रा, एक मिनट, हम आखिर का सही चल रहे हैं, सही चल रहे, रुको ज़रा, ठीक है। अब आते हैं
हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो मिड 18 सेंचुरी में क्या था, नेशनल स्टेट की मांग हो रही थी इन यूरोप के अंदर, है ना। नो नेशनल स्टेट थी, किसी के पास भी नेशनल स्टेट नहीं थी, क्योंकि अब तो फ्रांस के ऊपर भी किसका कब्जा हो गया था, नेपोलियन का। ये नेशनल स्टेट क्या होते हैं तुम्हें पता है ना। मैं तुम्हें बताता हूँ नेशनल स्टेट होते क्या है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, ठीक है। देखो, नेशनल स्टेट नेशनल स्टेट में मतलब कि 3 एलिमेंट होते हैं मेनली नेशनल स्टेट के। पहला एलिमेंट होता है शेयरिंग हिस्ट्री, सेकेंड इज कॉमन आइडेंटिटी, थर्ड इज कॉमन सजेशन, ये बोल सकते हो कॉमन कल्चर। मैं यहाँ पे सजेशन से लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो कॉमन कल्चर। मतलब कि नेशनल स्टेट वो स्टेट होनी चाहिए जिनकी सेम हिस्ट्री हो, उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, मतलब कि कॉमन ही, मतलब वो कॉमन हो, फ्रांस के हो रहने वाले, उनकी एक कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन कल्चर हो, कॉमन सजेशन हो उनका। तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है मिलकर नेशनल स्टेट। ओके, इतना क्लियर है। तो देखो, सबसे पहले नेशनल स्टेट की मांग किसने करी थी, फ्रांस ने करी थी, ठीक है। पर मिड 18 सेंचुरी, ठीक है, मिड 18 सेंचुरी में कोई भी नेशनल स्टेट नहीं होती थी। कोई क्या होता था उस टाइम पे, होता था सिर्फ किंगडम होते थे, ठीक है। ओनली क्या होता था, किंगडम होते थे, एक राजा का राजपाट, ठीक है, किंगडम होते थे ना ही उस टाइम। किंगडम के अंदर डिफरेंट पीपल लोग रहते थे, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट आइडेंटिटी के लोग रहते थे। कौन कौन रहता था उस टाइम पे, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते थे। जैसे कि कौन कौन तरह के भी समझते हैं, ये रहे एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्स। तो देखो, जो एरिस्टोक्रेसी लोग होते थे ना, वो बहुत वेल्दी हेल्दी लोग होते थे। उनके पास भैया बहुत पावर होते थे, वो सोशली बहुत अच्छे होते थे। मतलब उनका बिजनेस होता था, कंट्री साइड होता था, है ना, अपना बिजनेस होता था उनका, ठीक है। और वो सोशली पॉलिटिकल पावरफुल होते थे। उनकी फैमिली के अंदर मैरिड होती थी, मतलब कोई बाहर पीजेंट से मैरिज, पुअर लोगों से मैरिज नहीं करेगा। एरिस्टोक्रेसी कौन थे, एरिस्टोक्रेसी कौन थे भैया, समझ में नहीं आ रही होगी ना भाषा, मैं बताता हूँ। एरिस्टोक्रेसी तो मतलब कि बहुत पावरफुल लोग, वो पावरफुल लोग जो कि रिच थे, जो कि रिच थे, ठीक है। एक ये पीजेंट कौन थे, पीजेंट थे पुअर लोग। रिच एंड पुअर लोग थे, ठीक है। इनकी जो शादी होती थी सिर्फ रिच रिच फैमिलीज के बीच में होती थी। ये ज़्यादा तक फ्रांस में रहने वाले लोग फ्रेंच बोलते थे, ठीक है। ये यूनाइट करते थे, कॉमन लाइफ होती थी इनकी, भाई कोई बाहर भसला नहीं है, आराम से कॉमन लाइफ चल रही है, जियो मज़े से, ठीक है। पर जो पुअर लोग थे हमारे, वो बहुत ही पुअर थे इन सोसाइटी में, उनके पास ना ही पावर थी, डोंट हैव मच लैंड, इनके पास लैंड भी नहीं था, डिड नॉट हैव मच लैंड।
इनके पास ज़्यादा लैंड भी नहीं था, ठीक है, होते होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है वैसे तुमने। और कुछ तो लैंडलेस ही थे, किसी के पास लैंड नहीं था, कुछ तो लैंडलेस थे। और मेन बात तो रह ही गई, मेन बात तो रह ही गई, ये जो हमारे पुअर लोग थे, ये जो हमारे पुअर लोग थे, ये कहते ये मेजॉरिटी में थे। डैट मीन्स हमारे जो रिच लोग थे वो क्या थे, माइनॉरिटी में थे। यहाँ लिख दो माइनॉरिटी। समझ में आ गया पुअर लोग कैसे थे, रिच लोग कैसे थे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर लिबरल नेशनलिज्म। देखो, ये हमने एरिस्टोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया पीजेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हम समझते हैं लिबरलिज्म मतलब कि लिबरल लोग कौन थे, जो चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल आज़ादी हो, पर औरतों को आज़ादी नहीं मांगते थे वो, ठीक है। वो मॉडर्न ख्यालों के थे, पर इतने भी मॉडर्न ख्यालों के नहीं थे, ठीक है। तो हम इस पूरे चैप्टर में लिबरल लोगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब क्या होता है, लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है। हु वॉज लिबरल पीपल, लिबरल पीपल कौन थे, है ना। जो हमारे लिबरल थे वो थे मिडिल क्लास, इसमें पूरे मिडिल क्लास लोगों के बारे में बात हुई है, ठीक है। मिडिल क्लास पीपल ऑफ यूरोप, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या था कि डिमांड थी कुछ, है ना, इनकी कुछ कुछ मेन डिमांड्स थी पीपल्स की। रुको ज़रा, एक मिनट। इनकी ना देखो, इन्होंने एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, इन्होंने सोच रखा था कि हम तो भैया एंड कर करेंगे एरिस्टोक्रेसी को, है ना। गवर्नमेंट के संग इन पीपल की आर्ग्यूमेंट भी हुई। इन्होंने क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम बिफोर लॉ, ये सब इनको मतलब चाहिए था लॉ, ठीक है। ठीक है, और भी बहुत सारी डिमांड्स थी इनकी, मैं इधर लिख देता हूँ। पहली क्या डिमांड, इनकी डिमांड थी एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल, ये तो एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे, है ना। और इनकी एक मेजर डिमांड थी कि मतलब कि ये चाहते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी हो हमारे पास, लाइक जैसे नेपोलियन की थी, नेपोलियन दे रखी थी, वैसे ये कुछ लोग चाहते थे राइट टू प्रॉपर्टी, फटी नहीं पटी, प्रॉपर्टी, ओके। एंड इनका जो लॉ, ये चाहते थे कि फ्रीडम मिल जाए हमें मार्केट की, हमें लेस टैक्स पे करना पड़े, लेस टैक्स, कम टैक्स हो, बहुत टैक्स होता था उस ज़माने में, ठीक है। और एक इनका ये भी था कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, इनको चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इनको वोटिंग राइट भी चाहिए थे भैया। इतनों से इनका पेट नहीं भरा, इनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, इनका मन करता बहुत सारी चीज़ें लेने का। यहाँ पे लिख दूँ मैं, इनको चाहिए थे वोटिंग राइट पर ओनली फॉर मैन, वोटिंग राइट चाहिए थे इन्हें, ठीक है, पर ओनली फॉर मैन, और खुद के लिए चाहिए थे। उन्होंने कहा था कि भैया, अभी मैं इधर लिख देता हूँ किसी नए कलर से, ओनली
फॉर मैन नॉट फॉर वुमेन एंड पुअर प्यूपिल। और पुअर प्यूपिल्स के लिए भी नहीं चाहिए थे इन्हें, ठीक है। इन्हें किसे चाहिए थे? सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को चाहिए थे, सिर्फ मिडिल क्लास। क्या भाई वोटिंग राइट दे दो, बाकी सब भाड़ में जाके अपनी चक्की पे सवाल है, ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम, देखो नेपोलियन जो हार गया था हमारा, उसकी बात तो हम करेंगे बाद में। देखो मैंने अभी आपको बताया डिमांड क्या थी भैया लोगों की। लोग चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन हो। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन हो? जो गवर्नमेंट मतलब कि जो पीपल के द्वारा गवर्नमेंट चुनी गई है उसका कॉन्स्टिट्यूशन हो, है ना। मतलब कि जो प्रिविलेजेस हैं वो एंड हो जाएँ। किसके प्रिविलेजेस एंड हो जाएँ? जो आपने पढ़ा था कि चर्च के जो लोग थे उनको शुरू से बहुत प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको एंड कर दिया जाए। लेकिन इसके खिलाफ एक और हमारी वो चल रही थी साजिश। जो हमारे ट्रेडर होते थे ना, वो मान लो यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं, हमारा पूरा मैप मान लेते हैं, है ना। तो उनको यहाँ मतलब कि मान लो वो यहाँ से अगर यहाँ पे भी जा रहे हैं ना, तो उनको टैक्स पे करना पड़ता था। मान लो क्लियरली कुछ नहीं कह सकते। उनको ना टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। और उस टाइम तो भैया 30 तरह की करेंसी चलती थी। तो उन्हें तो पहले 15-20 जगह टैक्स पे करो। जो ट्रेडर्स होते थे वो 15-20 जगह टैक्स पे करते थे। उसके बाद वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या सारा। और टैक्स भी कैसे? 5% का टैक्स, 10% टैक्स, हर जगह 15 जगह 10 एंड 5% का टैक्स देंगे तो वो तो लुट जाएंगे, ठीक है। और हर बार करेंसी चेंज करनी पड़ती थी हर जगह, हर स्टेट में। जैसे स्टेट बोल के हरियाणा में अलग करेंसी चल रही है, उत्तर प्रदेश में अलग करेंसी चल रही है, हिमाचल प्रदेश में अलग करेंसी चल रही है, ठीक है। तो 30 ऑफ करेंसी थी, है ना। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक कस्टम यूनियन बनी, जिसका नाम था ज़ोलब्रिन। ये कहाँ बनी थी? ये बनी थी 1834 में। प्रशिया ने बनाई थी इसको। किसने बनाया था? प्रशिया, डबल एस है, ठीक है, प्रशिया, है ना। प्रशिया ने बनाया था। किस लिए बनाया था? इन्होंने क्या करा, मतलब सब चीज़ मतलब ट्रेडर्स की चीज़ों को आसान करने के लिए बनाई गई थी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 30 से का नंबर ऑफ करेंसी 30 थी ना, इन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस करके 2 करेंसी कर दी। बाद में और भी लोग जुड़े इसके अंदर, 2 करेंसीज कर दी, है ना। हैं और क्या करा इन्होंने, ये प्रमोट करने लगे नेटवर्क ऑफ रेलवेज़ का नेटवर्क क्या करने लगे, करने लगे, ठीक है, प्रोमोटेड करने लगे। मतलब अच्छा रेलवे होगा तभी तो अच्छे से मतलब कि वो हो पाएगी, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, ठीक है। तो न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1814, कंजर्वेटिज्म इन यूरोप आफ्टर 1815, ठीक है ना, जो भी। तो इस टाइम पे ना हमारा जो कुछ लोग थे जिनका नाम था ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने क्या करा, संगठन बनाई। ये कंजर्वेटिव लोग थे, इन्होंने कहा कि भैया ये तो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? कि भाई ये जो सब हैं सब हमसे डिमांड कर रहे हैं भैया कि हाँ भाई हमें इक्वलिटी बिफोर लॉ दो, सबको इक्वल समझो वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ, अच्छे चेंजेस करो जैसे नेपोलियन कर रहा है। ये तो हमारी सब चीज़ों को बदल के रख देगा। तो इन्होंने कहा अब नेपोलियन को हराना पड़ेगा, हैं। तो नेपोलियन को कैसे हराया इन्होंने? हराया नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, ठीक है, हरा दिया। चलो अच्छी बात है, हरा दिया। किसने हराया?
नेपोलियन को किस किसने हराया याद रखना है, मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे नाम। ब्रिटेन, प्रशिया, उस टाइम का एक देश था, अब नहीं है, रसिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन देशों ने क्या करा, नेपोलियन को हरा दिया वाटरलू की लड़ाई में। ठीक है, जब नेपोलियन हार गया तो क्या करा गया, ट्रीटी ऑफ वेना लिखी गई। ठीक है, कहाँ लिखी गई, ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई, है ना। इन सब देशों ने, जो हमारे 4 देश थे, उन्होंने मिलकर क्या लिखी, ट्रीटी ऑफ वेना। ये रहे। देखो, हमारे जो पहले देश थे, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कंजर्वेटिव थे। ये क्या थे, कंजर्वेटिव थे। तो इनको क्या चाहिए था, इनको चाहिए था कंजर्वेटिज्म। तो इन्होंने किसको हराया, नेपोलियन को। यहाँ पर लिख दूँ मैं, इन्होंने नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया। रुको जरा, बैटल ऑफ वाटरलू defeated नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हरा दिया गया। किन देशों ने हराया, ये 4 देश जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेपोलियन के चेंज को अंडो कर दिया। इन्होंने मोनार्ची फिर से लगा दी। इन्होंने चर्च की पावर, चर्च को वापस कर दी। सोशल हेरिटेज, ऑटोक्रेसी बैठा दी। ये सब चीज़ें उन्होंने क्या कर दी, चेंज कर दी। ठीक है, आता है ट्रीटी ऑफ वेना। इसे समझेंगे उससे पहले इधर आ जाते हैं। तो इधर आओ ट्रीटी ऑफ वेना के ऊपर। ट्रीटी ऑफ वेना, याद कर लेना इसको, याद कर लेना इस ट्रीटी ऑफ वेना को, अच्छे से रट लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वेयर, कहाँ पर बनाई गई, ये बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वेना। एक जगह थी, इसका नाम था वेना। वेना इन ऑस्ट्रेलिया। कौन कौन इसके मेंबर थे, इधर आते हैं। ब्रिटेन, रुको जरा, सबसे पहले आएगा ब्रिटेन, प्रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। रशिया प्रशिया के तो सुनने में एक जैसा लगता है ना, ऐसा क्या है, सिनोनिम वर्ड्स है ना। इनका संगठन चल रहा था, इनका राज चल रहा था भैया, बहुत मज़ेदार वाला। ठीक है, इसे होस्ट किसने करा था, अब आ गया होस्ट की बारी। ट्रीटी ऑफ वेना को होस्ट भी किया गया था भैया। किसने किया था, ऑस्ट्रेलियन था, एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर। कौन था, एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर था।
और ऑस्ट्रेलियन चांसलर था जिसका क्या नाम था डूके मैट्रेनिच। अजीब से तो नाम होता है यार इनके, ठीक है। और ये क्यों रखा गया था? टू ब्रिंग बैक द कंजर्वेटिज्म। ओके, क्यों रखा गया था? वाई? कंजर्वेटिज्म समझ में आ रहा है अभी तक? जब तक मैंने पढ़ाया इतने कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। हमने पहले पढ़ा कि फ्रांस के अंदर कैसे कैसे नेशनलिज्म फैला। फ्रांस के बाद फ्रांस पर अब कब्ज़ा करा नेपोलियन ने। फिर नेपोलियन ने अपना कोड लगाया, पर उसकी कुछ बुरी बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं आई, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जो हमारा 18वीं सेंचुरी थी उसमें कैसे नेशनल स्टेट नहीं होते थे, कैसे नेशनल स्टेट की भावना आई। रिच और पुअर लोगों के बारे में पढ़ा हमने, है ना, और मिडिल क्लास लोगों के बारे में पढ़ा, ठीक है। मिडिल क्लास लोगों के बारे में आगे मैं और अच्छे से पढ़ा दूँगा, क्या क्या थे वो, कैसे थे वो, ठीक है। इसके बाद में लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा कि उनकी डिमांड क्या थी लिबरल लोगों की। उसके बाद हमने कस्टम यूनियन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कैसे नेपोलियन हार गया था, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ वेना अब हम पढ़ रहे हैं। ट्रीटी ऑफ वेना, हाँ तो देखो, बर्बर डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। ट्रीटी ऑफ वेना के हिसाब से 1815 में जो हमारी बर्बन डायनेस्टी थी वो रिस्टोर हो चुकी थी, है ना। तो देखो, ये सब होने के बाद इन्होंने क्या करा? इन्होंने सीरीज ऑफ स्टेट अप ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ फ्रांस। देखो, इन्होंने ना मेनली क्या करा कि अपने आप को मतलब अपना भला कर लिया, फ्रांस जाए भाड़ में, फ्रांस को मतलब फ्रांस आसपास के कब्जा ना कर सके, ठीक है। ये इन्होंने ध्यान रखा। इन्होंने क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को क्या करा, ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न इटली दे दी, ठीक है। और प्रशिया को क्या दे दिया? प्रशिया को पोलैंड दे दिया, ठीक है। याद रखना, प्रशिया को क्या दे दिया? प्रशिया को पोलैंड दे दिया। प्रशिया बोला रशिया को, सॉरी रशिया को पोलैंड दे दिया। अब प्रशिया को क्या था? प्रशिया को उन्होंने क्या कह दी? टेरिटरी जो थी वेस्टर्न टेरिटरीज, ओके। तो देखो, कॉन्फिडेंटली जो 39 स्टेट थी हमारी, देखो जो हमारा किंगडम था, आप सर कहेंगे कि सर तो देखते देखते आएंगे, बस सुनो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ध्यान से सुनो। जो हमारी ट्रीटी ऑफ वेना थी उसके हिसाब से नेपोलियन के सारे चेंजेस को अंडू कर दिया गया। सारे जो उसने लॉ लगाए थे उन सबको हटा दिया गया। ट्रीटी ऑफ वेना के हिसाब से जो उसकी पावर थी वो अब रिस्टोर कर दी गई, किसके हिसाब से? कंजर्वेटिज्म के हिसाब से। ट्रीटी ऑफ वेना के हिसाब से इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपनी अपनी जगह बांट ली, किसी ने टेरिटरी ले ली, किसी ने पोलैंड ले लिया, किसी ने नॉर्दर्न इटली ले ली, ठीक है। ये सब करा इन्होंने। और क्या करा इन्होंने ना मतलब कि फ्रांस अपनी बाउंड्री ना बढ़ा पाए इस हिसाब का तो कुछ सिस्टम करा, जिसकी वजह से क्या कहें, फ्रांस और डेवलप ना हो पाए इतना लंबा है कि वो अपने अपनी जगह देख ले। भैया हम तो अपनी जगह देख ही रहे हैं, फ्रांस तो हार चुका है हमसे, उसका राजा तो ये हुआ सब, ठीक है। अब आते हैं गोसिप मिज़िनी। उससे पहले उससे बाद में देखेंगे, आ जाओ। गोसिप मिज़िनी को एक हम जानते हैं मेनली, देखो इसको हम बोलते हैं बर्थ ऑफ सीक्रेट सोसाइटी
बर्थ ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी का बर्थ होना, ठीक है। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ गुसिप मिजीनी। देखो ये इनका जन्म हुआ था गिनोआ में 1807 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने फिर ना ये क्या कहते हैं, इटलियन रेवोल्यूशनरी थे, इटली के थे, याद रखना, इटलियन रेवोल्यूशनरी थे। तो एक इनका सपना था कि ये यंग इटली एंड यंग यूरोप देखें, मतलब कि यूनिफाइड देखें उन सबको। इनका बिलीव था कि वो सब यूनिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इन्होंने 2 अंडरग्राउंड वो बनाई, क्या कहते हैं, सोसाइटीज, जो कि थी यंग इटली एंड यंग यूरोप। तो एक मेन बात कि ये बिलीव रखते थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली पर, कि इटली जल्दी से यंग हो जाए, उसकी यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है। ओके ओके। ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर भी रह चुके हैं, जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? आफ्टर 1815, देखो 1850 में क्या हुआ था, 1815 में हुआ था कि मतलब नेपोलियन को हटा दिया गया था, है ना। मेनली हम सबको पता है कि नेपोलियन को हटा दिया गया था। तो आफ्टर 1815 सीक्रेट सोसाइटी ज़्यादा बनने लगी। देखो आफ्टर 1815 क्या होने लगा कि जो लिबरल लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है। और मतलब कि उन्होंने सीक्रेट ग्रुप्स बनाए, सीक्रेट मोनार्ची आ चुकी थी ना, किस लिए बनाए, ताकि मोना एंड ऑफ ऑटोक्रेसी कर सके, ठीक है। और ये इन्होंने सोच लिया था कि अब इनको चाहिए फ्रीडम, चाहिए, वांटेड फ्रीडम। ओके ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशंस, एज ऑफ रेवोल्यूशंस। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था एज ऑफ रेवोल्यूशंस, 1813 से 1848 आई थिंक, है ना। तो देखो एक बहुत ही प्यारी लाइन आई थी, व्हेन फ्रांस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, मतलब कि जब मतलब कि फ्रांस छींक मारता है, पूरा यूरोप क्या हो जाता है, फिर यूरोप में सर्दी आ जाती है। मतलब कि जब भी फ्रांस में कुछ होता है तो वो इस तरीके से फैलता है जैसे कि पूरे यूरोप में फैल जाता है, ठीक है। ओके 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 ओके। अब हम पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ें। सॉरी, पहले मैं पानी पिया हूँ। तो इस मतलब कि इसको, ये जो हम पढ़ने वाले हैं पीरियड, इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमारा लिबरल नेशनलिज्म थे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले लगा देते हैं। सबसे पहले इसमें एक वॉर हुई थी, इसका नाम था द ग्रीक वॉर ऑफ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो देखो ये जो हमारी हुई थी, ये पार्ट थी ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है। ग्रीक ग्रीक इज द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर।
किसमें, किधर, 15th सेंचुरी में था, ठीक है। आफ्टर फ्रांस रेवोल्यूशन, तो ग्रीक के लोगों के अंदर आया भैया, हाँ भाई सही हो रहा है, बिल्कुल ही सही हो रहा है। हमें भी क्या करनी है, अपने इंडिपेंडेंस के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए 1821 फ्रीडम का सजेशन जो स्ट्रॉन्ग करा ना, वो 1851 में करा। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने द वन ऑफ एस्ट ओल्ड सिविलाइजेशन, है ना, इन्होंने करा कि अपने लिए आवाज़ उठाई कब, 1828 में, नेशनलिस्ट ग्रीक सपोर्ट। इन्हें बहुत सारे लोग वो क्या कहते हैं, नेशनलिस्ट, मतलब कि नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले लोग सपोर्ट करने लगे। बहुत सारे लोगों ने पोइट्री, आर्टिस्ट, पब्लिक सजेशन दे के, इंग्लिश में पोएम्स लिख के इनको क्या करा, इनके फाइट को सपोर्ट करने की कोशिश करी, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लोग मर गए थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग मर गए थे। फिर जाकर 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्जर्प्शन साइन हुई। उसके बाद इनको क्या मिल गई, ग्रीक को मिल गई इंडिपेंडेंस। ओके, ग्रीक को क्या मिल गई, इंडिपेंडेंस मिल गई। ग्रीक के कितने लोग मरे थे, 20,000 ग्रीक्स मर गए थे। ओके, समझ में आ गया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या क्या हुआ था, मेनली आपको ज़्यादा बताया नहीं गया है खोल के कैसे कैसे लड़ाई हुई। आपको मेनली बेसिक चीज़ें बताई है कि ग्रीक कहाँ का पार्ट है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट है 15th सेंचुरी से, ठीक है। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके अंदर भावना उत्पन्न हुई नए, मतलब कि इंडिपेंडेंट होने की। और फिर उन्होंने स्टार्ट भी करा 1821 में, इनके पास सजेशन आया फ्रीडम का स्ट्रॉन्ग, तो उन्होंने क्या करा, लड़ाई करना शुरू करा, है ना। ये इन्होंने यूरोप के खिलाफ, बाकी सबके खिलाफ, जो उसका कब्जा करे थे उन सबके खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट करा। बहुत सारे नेशनलिस्ट, मतलब कि नेशनलिज्म की भावना वाले लोग, नेशनलिस्ट मतलब नेशनलिज्म की भावना वाले लोग, उन्होंने इनका सपोर्ट किया। कुछ मैनी, मतलब बहुत सारे पोइट, आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग बना के नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न करी ग्रीक के अंदर। किसी किसी ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, है ना। इस सब से क्या करा, इन्हें बाद में ट्रीटी ऑफ कॉन्जर्प्शन साइन करनी पड़ी 1832 में, और ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हो गए। ओके, तो इसी से हमारा एक और पॉइंट आता है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि हमारा रोमांटिकनिज्म। अब कहोगे ये क्या है भाई, रोमांटिक हुआ जा रहा है हिस्ट्री के अंदर भी। अब हाँ, रोमांस तो हमारी हिस्ट्री के अंदर था ही, इन बाहर वालों की हिस्ट्री के अंदर नहीं है। हमारे के अंदर तो है, इन बाहर वालों की में नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये एक तरह का कल्चर है, ठीक है। रोमांटिकिज्म का मतलब है एक तरह का कल्चर जो कि किसी, मतलब कि जो पोइट्री, आर्ट्स, म्यूज़िक के थ्रू फैलाया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रोमांटिकिज्म बोलते हैं। जो रोमांटिकिज्म को बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोमांटिकिज्म आर्टिस्ट, रोमांटिक आर्टिस्ट भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ठीक है। होते अब आते हैं रोमांटिकिज्म। देखो, रोमांटिकिज्म किससे फैलता है, थ्रू कल्चर एंड थ्रू लैंग्वेज के थ्रू एंड कल्चर के थ्रू, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे जुलाई वॉर। देखो, बर्बर जो हमारे किंग्स थे, जुलाई रेवोल्यूशन को समझते हैं थोड़ा सा। जुलाई रेवोल्यूशन जो थे ना,
रुको ज़रा, जब तक सबर करो। यहीं हूँ मैं, कहीं नहीं गया। देखो, जो हमारा जॉयल एवोल्यूशन था ना, वो मेनली किस लिए फैला था? वो मेनली किस लिए फैला था? तो देखो, वो मेनली जो फैला था, वो फैला था किस लिए? एक द वेना कांग्रेस थी, मतलब कि 1815 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंस्टॉल कर दी मोनार्ची को हटा के। मोनार्ची को हटाया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को लाया गया। एटीन फिफ्टीन में किसने करा ये काम? इस काम में सबसे बड़ा योगदान था लुइस फिलिपी। इन्होंने इनकी हेल्प करी। हेल्प में क्या करा इन्होंने ना हेल्प करी, इन्होंने रेवोल्यूशन करा। और क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया कि इन्होंने मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कर डाली। क्या कर डाला? मोनार्ची से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची कर डाली इन्होंने, ठीक है। याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, याद रहेगा सबको, आई थिंक तो याद रहेगा सबको। देखो, इन 1830 में डाल रखा इसमें। देखो हम देखो, ये जो है हमारा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारे 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं, वो पढ़ते हैं। इन 1813 ईयर ग्रेट इंडियन इकोनॉमिक, वो क्या है, ग्रेट इंडियन हार्डशिप आई, ठीक है। क्यों आई? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो गई थी, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हुआ है, ठीक है। इसे तो ठीक है, इसको अलग रखते हैं, ठीक है। आज मेनली हमने कहा था ये क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन हुआ है पेरिस रिवॉल्ट। कब हुआ था? 1848। 1848 मैं यहाँ पे मेनली लिख दूँ, डन बाय व्हाट फॉर आउटकम, डन बाय नहीं, किसने करा था? ये करा था पुअर पीपल्स ने, है ना। पुअर पीपल ने करा था। क्यों करा था? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर, भूखे मर रहे थे लोग, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो इसका आउटकम क्या आया? इसका आउटकम आया कि फ्रांस को रिपब्लिक भी हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुई, एनडीए डिक्रीज हुआ है, किंग जो हो गया, किंग चला गया, किंग ने अच्छे अच्छे डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। टैक्स डिक्रीज हो गए, टैक्स को डिक्रीज कर दिया। ये सब के इनका आउटकम लिखता है, ठीक है। एक और रिवॉल्ट पढ़ना है हमें, जो कि हमारा रिवॉल्ट है सिलीसियस रिवॉल्ट।
ठीक है, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं। तो वो लिखते हैं, हु डिड वाई एंड आउटकम। सबसे पहले चीज़ समझ लेते कब हुआ था। डेट तो याद करनी पड़ेंगी ना। तो कब हुआ था, ये हुआ था 1845। वाई डिड क्यों हुआ था, कॉटन वर्कर्स, मतलब हु डिड मतलब कि किसने करा था, कॉटन वर्कर्स ने करा था। बोल सकते एक तरह से पुअर लोगों ने करा था। अब आते हैं वाई, क्यों करा भैया, क्या जरूरत पड़ गई। जरूरत पड़ गई, लोगों से ज़्यादा काम कराया जाता, पैसे कम दिए जा रहे थे लोगों से, कम वेजेस मिल रहे थे लोगों को। आउटकम क्या निकला इसका, ये जो रिवॉल्ट था, ये रिवॉल्ट बहुत सक्सेसफुल। रिवॉल्ट वॉज अनसक्सेसफुल, सॉरी, ये रिवॉल्ट जो निकला वो निकला अनसक्सेसफुल। इसके अंदर 11 वीवर्स भी मारे गए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 11 वीवर्स हैड डेड। ओके, कोई फ़ायदा नहीं, और वर्ल्ड का फालतू में उन्होंने कर लिया, मन कर रहा था इनका, हो गया। अब आया तो मैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे ऊपर। अब मैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी देख ही लेना, मतलब पढ़ लिया हमने रिवॉल्ट कितने सारे हुए थे। ये रहे हमारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है वो डालिए, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स के द्वारा किए गए रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे इसमें हम। ओके, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं जो जर्मनी थी, नहीं ये बाद में पढ़ेंगे, ये पहले क्यों पढ़ेंगे। देखो, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को हम देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं डिमांड ऑफ लिबरल। क्या डिमांड थी लिबरल्स की। लिबरल्स जो थे 1848 में हमसे क्या मांग रहे थे। लिबरल्स पीपल आस्किंग फॉर in 1848। ओके, आ जाओ लिखते हैं कि करके पॉइंट। पहला पॉइंट ये मांग रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये मांग रहे थे कॉन्स्टिट्यूशंस। ओहो, थर्ड थर्ड ये मांग रहे थे नेशनल स्टेट। फोर्थ ये मांग रहे थे वोटिंग राइट्स ओनली फॉर हिम।
फिफ्थ ये मांग रहे थे पार्लियामेंट। उतने उतने तो समझ में आ गया। अब समझ लेते द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भी समझ लेते हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट in the church of St. पारुल। ओके, इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई एस टी पारुल के अंदर, एक चर्च के अंदर। ओके ओके ओके, जिसमें क्या हुआ वो समझेंगे हम। 18 मई 1848। अब क्या हुआ, इन्होंने 8031 मेंबर्स करे इन्होंने इलेक्ट। फिर क्या करा भैया इन्होंने, ये जो इलेक्टेड करेगा रिप्रेजेंटेटिव थे, ये मेड अप करते हैं एक टेम्पररी पार्लियामेंट। एक टेम्पररी पार्लियामेंट करते हैं। कहाँ पर करते हैं, इन एस.टी. पारुल चर्च, इन एस.टी. पारुल चर्च ऑफ फ्रैंकफर्ट ठीक है ठीक है ठीक है। किस द्वारा करी जाती है ये सब, किसके द्वारा करा जाता है, किसके द्वारा, कुछ नहीं हो रहा सब, किसी के द्वारा नहीं करा जाता ये। ठीक है, समझ में आ गया। जर्मनी रीजन से मिडिल क्लास कुछ पीपल्स होते हैं जो कि मैं कंजर्वेटिव हैं, ये सब एक जर्मन असेंबली बनाते हैं, कह सकते हैं तरह से। या फिर ये सब लोग 18 में 48 को चर्च के अंदर मिलते हैं, एस.टी. पारुल के अंदर, जहाँ पर 8031 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मिलकर एक पार्लियामेंट बनाते हैं जर्मनी में। जर्मनी लिखना मैंने लिख देता हूँ मैं, जर्मनी। इफेक्ट ऑफ रिवॉल्ट, देखो जो विलियम 11 थे प्रशिया के राजा, प्रशिया किंग है ना। लेट्स गो टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये रही हमारी, तो वही सब इसमें लिखा हुआ है। वही सब इसमें जो मैंने आपको लिख के दिखाया वो लिखा हुआ है। तो वैन ये जो हमारे राजा होते हैं ये मना कर देते हैं फ्रैंकफर्ट, जो हमारे विलियम 11 हैं, ठीक है, फ्रेडरिक विलियम 11 किंग ऑफ प्रशिया, ही रिजेक्टेड इट, जॉइन द नॉन मोनार्ची अपोजिट टू इलेक्टेड असेंबली। मोनार्ची से अपोजिट जो इलेक्टेड असेंबली थी उसमें आने से ये मना कर देते हैं, रिजेक्शन कर देते हैं। ठीक है,
when the opposite of autocracy and million because देखो मेनली क्या है कि नेशनल असेंबली जो है वो फोर्स करने लगी उन्हें, पर वो नहीं माने भैया, उनका तो अपना एटीट्यूड है ना, खत्म बात यहीं पर। वो भाड़ में जाए यहाँ तो भाई, हमें क्या करना है, हमें क्या फ़ायदा इससे, हमारा क्या फ़ायदा। अब बस यहीं पर हमारी सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इतनी ख़त्म हो जाएंगी नहीं, इन्होंने नहीं ज्वाइन करा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होने को, ठीक है। अब फिर आ जाती है 7 ईयर वॉर। 7 ईयर वॉर में प्रशिया वर्सेस फैब की लड़ाई हुई थी। फैब मतलब फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क। ओके ओके ओके, इनकी लड़ाई पर कौन जीता? हु इज विन? ऑफ कोर्स प्रशिया। बेचारी इतनी पावरफुल कंट्री है ही नहीं दुनिया। तो फिर क्या करा भाई, इन रश जीत गए, प्रशिया जीत गए। तो प्रशिया ने इन जनवरी 1871 में इन्होंने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करा। कहाँ पर? हॉल ऑफ मिरर, जहाँ पे बहुत सारे मिरर थे उस जगह पर। एक कहाँ पर थी वो? वर्सेलिस में थी। ये कुछ याद आ गया क्या वर्सेलिस से आप लोगों को? उम्मीद नहीं है मुझे कि आपको कुछ याद आ सकता है, अगर याद आया तो कमेंट कर देना। ओके, अब आ जाते हैं हम हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक के ऊपर, यूनिफिकेशन टॉपिक के ऊपर आए थे लास्ट। हमने इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन पढ़ना है। जहाँ तक मुझे याद है मैं तो यही पढ़ना है। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो लास्ट टॉपिक जल्दी ख़त्म कर दो सभी। नींद आ रही है, देख लो तुम्हारे सर को भी। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो कि यूनिफिकेशन हुआ था 1861 में, आई थिंक यूनिफिकेशन हो गया था, कंप्लीट या नहीं हुआ था। अभी रुको, पढ़ते हैं। इटली जो था मेनली 7 स्टेट के अंदर डिवाइडेड था, ठीक है, ये तो सबको पता है। 7 स्टेट में अलग अलग लोग राज करते थे भैया, सबका अलग अलग अपना धंधा बंदा था, धंधा नहीं काम था, ठीक है। गोसिप मजीनी जो कि आप जानते हो कि वो चाहते थे कि क्या हो, यूनिफिकेशन हो इटली का, ठीक है। एक प्रिंसली स्टेट हो, यूनिफिकेशन हो। तो देखो नॉर्थ का जो एरिया था ऑस्ट्रेलियन हब्सबर्ग, ठीक है। और साउथ का जो एरिया था स्पेन। 2 एरिया मेनली याद रखो हैं। तो इन्होंने क्या करा, इटली के यूनिफिकेशन के लिए एक बहुत ही महान इंसान थे, एक बहुत ही महान ही इंसान थे। कहाँ गए, मैंने डाल रखे महान। ये रहे चीफ मिनिस्टर थे वो, हमारे नहीं थे, पागल हो गया। देखो मेनली इनके ऊपर काम सौंपा गया था, किसका? यूनिफिकेशंस का, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब इन्होंने यूनिफिकेशन कैसे करा आओ देखते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में उन्होंने क्या करा, मेन 3-4 हिस्सों में डिवाइडेड था, 7 स्टेट में डिवाइडेड था, ठीक है, स्टेट है ना, पर उन्होंने मेनली 3 हिस्से माने जाते थे उसके, स्पेन,
बीच का हिस्सा माना जाता था। कंट्री वॉज है ना, पॉप पॉप माना जाता था। मान लो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, दिस एंड दिस। बीच वाले का को बोलते थे पॉप, एंड साउथ एंड वाले को बोलते थे स्पेन। दिस इज द ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन हस्बैंड एम्पायर, समझ लो, है ना। तो इन्होंने विक्टर 11 को हम क्या करा, देखो इन्होंने ये मिले किससे, 1848 में, 1858 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 1859 सॉरी। ये हुए काउंटर जो काउंटर कन्वर्ट थे, मैंने आपको दिखाई थी इनकी फ़ोटो भी, वो मिले किससे, फ्रांस से। और किस क्या कर डाला, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया हस्बैंड को क्या करा, इसने हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया ऑस्ट्रेलिया आउट हैं। अब आते हैं इधर कुछ हैं, अब आते 1816 में जो हमारे काउंट थे वो किससे मिले, वो मिले ज़्यूस्पी गर्बदी के संग। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने स्पेन को भी क्या कर दिया, हरा दिया हैं। जब ये दो कंट्री हार गई, बची बीच की कंट्री, इन्होंने कहा दोनों में हमला कर देंगे। तो पॉप ने अपने आप ही मैदान छोड़ दिया और ऐसे क्या हो गया, हमारी यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हो गई। ओके, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे कंप्लीट हुई, यूनिफिकेशन ऑफ इटली मेनली 3 जगहों में बटी हुई थी, मतलब है ना, 7 स्टेट थी, इसके बाद 3 जगह में बटी हुई थी, है ना। तो इसको मिलाने के लिए उन्होंने क्या करा, एक जने को हायर करा जो कि चांसलर था, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल भी रखा है, जो कि चीफ मिनिस्टर था सॉरी, है ना। उसको मिल लिया और उसके संग मिलकर इन्होंने कभी फ्रांस से हाथ मिलाया और कभी हमारे इन महात्मा पुरुष से हाथ मिलाए गए। इन्होंने क्या कर डाला, यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर दी, ठीक है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया को हराकर इन्होंने क्या करा, बीच का तो अपने आप पॉप तो अपने आप भाग गया था, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ इटली कर दी। अब क्या पास यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे हुई, मैंने अभी आपको बताई थी 7 ईयर वॉर। जो हमारे लीडर थे प्रशिया के, है ना, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को बुलाया, ऑटो वन डेनमार्क ऑफ द चीफ मिनिस्टर को बुलाया, उन वहाँ के चीफ मिनिस्टर को बुलाया। इन्होंने 7 ईयर वॉर करी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस के थ्रू। और कौन जीत गया, प्रशिया जीत गया। प्रशिया जीत गया तो प्रशिया को जर्मनी एम्पायर को क्या करवा दिया, उसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एम्पायर कर लिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एम्पायर किसके कब्जे में था, इन 3 कंट्री के, मेनली इन 3 कंट्रियों के कब्जे में था। लड़ाई करी, रशिया जीत गया और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। बहुत स्ट्रेंज केस था यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का, ठीक है। द मॉडल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन। 19th सेंचुरी में नो ब्रिटेन, ओहो ब्रिटेन ने सब पे याद किया था वैसे, छोड़ो। इंग्लिश पार्लियामेंट साइज पावर फ्रॉम द मोनार्ची 1688। रुको ज़रा, जब 18th सेंचुरी थी ना, ब्रिटेन बहुत ही सारे मतलब कि बहुत सारे एथनिक कंपोजिशन में ग्रुप में डिवाइडेड था। इंग्लिश, आयरिश, है ना, इन सब ग्रुप में क्या था, वो डिवाइडेड टाइप का था। कैथोलिक्स हो गए वगैरह हो गए, है ना, बहुत डिवाइडेड था। इंग्लिश मेंबर्स भी थे।
हैं, तो उसको मतलब कि क्या कहते हैं, उसका बहुत स्ट्रेंज केस था एक हिसाब से, है ना। रुको ज़रा। तो इसने क्या करा मेनली, ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने एक एक्ट पास करा जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन। क्या करा इन्होंने, ध्यान से सुनेंगे। द एक्ट ऑफ यूनियन करके 1707 में इन्होंने क्या करा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, बन गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। फिर इन्होंने स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड के संग मिलकर, है ना, बहुत सारे आयरिश लोग भी थे, कैथोलिक्स भी थे, हैं, उन सब के संग मिलकर इन्होंने बाद में क्या बना लिया, ब्रिटेन बना लिया। ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन बना लिया। बाद में इन्होंने क्या करा, 1774 में इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, मैंने ये बोला था ना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के संग मिलकर अब आ जाते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे लिए हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन। है ना, उसके बाद हमारा एक टॉपिक छोटा सा वो भी पढ़ लेंगे हम। फिर हमने विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन करा। हमने विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन में क्या करा कि सबने अपनी अपनी क्या बना ली, एक तरह की कैटेगरी बना ली। जैसे कि हमने भारत माता बना ली, फ्रांस के लिए फ्रांस के जो देश थे उन्होंने मरेनिया बना ली, जर्मन के देशों ने जर्मीनिया बना ली, है ना। उन्होंने क्या करा, उन्होंने मतलब कि जब फ्रांस हार गया तो लेटी हुई जर्मीना बना ली, मतलब कि हारती हुई दिखाई गई जर्मीना बना ली। तो देखो ऐसे बहुत सारी हमारी चीज़ें करी गई। मतलब कि उन्होंने बहुत सारी आर्ट के थ्रू, फीमेल्स फिगर्स के थ्रू क्या करा, हमने क्या करा, विजुअलाइजेशन करा नेशन का, ठीक है। और आते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म आ लॉन्गर नेशन बिगिन टू ऑक्यूपाई स्मॉलर नेशन टू। देखो, जब कोई छोटे छोटे जगह के नेशंस मिलकर एक बड़ा सा देश बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट नेशन मिलके बहुत बड़ा नेशन बना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। तो अब हम पढ़ते हैं एक छोटी सी बाल्कन रीजन की स्टोरी। तो ये बात है ऑटोमन एम्पायर की। ऑटोमन एम्पायर जो था बहुत कमज़ोर होने लगा धीरे धीरे, है ना। तो उसमें तो बहुत सारे देश जो थे वो ना आसपास, मतलब कि जो अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से दूर करने लगे। बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर था, कमज़ोर हो रहा था, वो हल्के का उसका बुढ़ा हो रहा था। वो इधर कुछ देश इधर से रख रहे थे, वहाँ से कुछ स्टेट इधर से रख रही थी, कुछ स्टेट इधर, कुछ स्टेट इधर, इधर उधर इधर उधर निकलती जा रही थी, ठीक है, स्टेट हैं। तो यही देखा भाई लोगों ने, आए हाय जो बन्नी ले डूबी, है ना। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी स्टेट जो है वहाँ से निकल रही हैं। अब लोगों को लगा कि हम अपनी टेरिटरीज बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लोगों ने वॉर करना स्टार्ट कर दिया। और यही कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सच में प्लीज़ बता देना। मेरी हालत तो पतली हो ही गई है। अगर समझ में आया है तो बता देना, अगर नहीं समझ में आया है तो मैं शॉर्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चैप्टर को पूरे को। छोड़ो अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, उसमें क्या है। मेनली जब हमने पढ़ा उसको अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट करा था बेसिकली एक पिक्चर के थ्रू, जिसमें हमने क्या ड्रीम देखा था, वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक का, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट करा कि भाई कैसे फ्रांस के अंदर पहले
एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आई, कैसे नेपोलियन ने राज करा, फिर किस पे राज करा, नेपोलियन बोनापार्टे ने फ्रांस के ऊपर राज करा 1799 में। इसका एक कोड भी आया, इसको हम नेपोलियन कोड बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। उसके बाद हमने देखा कि ऑटोक्रेसी, पीपल, जो हमारे रिच पीपल थे, जो हमारे पुअर पीपल थे, उन सब के बीच को देखा। फिर हमने मिडिल क्लास पीपल्स को देखा। फिर हमने लिबरलिज्म को देखा कि कैसे लिबरल पीपल्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी, है ना। और क्या कहते हैं, फिर हमने देखा कि जो ट्रेडिंग करने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी, उसके लिए क्या आया, उसके लिए कस्टम यूनियन आई, है ना। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे वाटरलू की में नेपोलियन हार गया था। 4 कंट्री ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया था, है ना, ताकि कंजर्वेटिव वापस आ जाए। तो जैसे ही फ्रांस हारा 4 कंट्री से, तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वेना लगा दी वहाँ पर। ट्रीटी ऑफ वेना में बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज अपने पे कब्ज़ा कर लिया, अपनी टेरिटरीज बढ़ा ली, किसी को पोलैंड दे दिया, किसी को नॉर्थन इटली दे दिया, है ना। ऐसा करके उन्होंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। बर्थ ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी का बर्थ करा किसने, गोसिप मिज़िनी। गोसिप मिज़िनी ने 2 यंग इटली और यंग यूरोप का आविष्कार किया, ठीक है। फिर हमने देखा कैसे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। ग्रीक वॉर मतलब कि मेनली इसमें क्या देखा, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कौन कौन उसके संग मिला हुआ था, उन्होंने कैसे रोमांटिसिज्म फैलाया अपने अंदर। रोमांटिसिज्म फैलाने के बाद वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए। उन्होंने भी एक ट्रीटी साइन किया, उसके बाद वो आज़ाद हो गए, ठीक है। फिर हमने जुलाई रेवोल्यूशन पढ़ा कि जो किस लिए हुआ था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमने पेरिस रिवॉल्ट पढ़ा जो कि सक्सेसफुल हुआ। फिर हमने पढ़ा सिलिकॉन रिवॉल्ट, वो सिलेशियस रिवॉल्ट पढ़ा जो कि कॉटन वर्कर्स ने करा था, पर वो रिवॉल्ट अनसक्सेसफुल गया। उसके बाद हमने लिबरल्स लोगों की डिमांड पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कैसे लोगों ने, मतलब कि जर्मन के लोगों ने मिलकर कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने के बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 7 ईयर वॉर हुई थी, ये देखा। उसके बाद हमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा। उसके बाद हमने स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखा। उसके बाद हमने इम्पेरियलिज्म देखा। उसके बाद हमने विजुअलाइजेशन ऑफ नेशन देखा, और हमने वॉल्कर रीजन की स्टोरी देखी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है नोट्स की डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ये जो मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, वो आपको सिर्फ टेलीग्राम पे मिल सकता है या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। जो मैंने टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप बनाया उसमें मिल जाएगा, जो मैंने लिखा है स्लाइड के अंदर वैसे है। बिना लिखी हुई स्लाइड्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।